नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी से लेकर बंगाल तक इस समय खबरों में बांग्लादेशी छाए हुए हैं। कल तक मुजफ्फरनगर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम वाले फरमान में बांग्लादेशियों का मसला उछल रहा था और आरोप लगाए जा रहे थे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या नाम बदलकर मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक कारोबार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर आज ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया, लेकिन उनके मुद्दे में बांग्लादेशियों को भगाने का मुद्दा नहीं था, बल्कि यूपी से उलट उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए दरवाजा खोलने वाली ममता दिखाई। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कहा कि अगर जरूरत पड़ी और बांग्लादेशियों ने शरण मांगी तो वो उन्हें शरण जरूर देंगी, और ऐसा करने के पीछे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का उदाहरण दिया। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि कोई भी देश शरणार्थियों को शरण देने के लिए बाध्य नहीं है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने उस प्रस्ताव पर दस्तखत ही नहीं किए थे जिस प्रस्ताव का हवाला देकर ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को शरण देना चाहती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह अधिकार राज्य के पास है ही नहीं, यानी शरणार्थियों को शरण देनी है तो फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है। अब बीजेपी ने इसे ममता की तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ममता की बयान को गलत बताते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया। तो आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं? आज की बहस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी के बाद ममता ने नया फरमान जारी किया है, क्योंकि नाम वाली सियासत में भी बांग्लादेशियों का नाम आ गया है। यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि ममता बांग्लादेशियों को शरण देना चाहती है। यह बहस इसलिए क्योंकि यूएन के प्रस्ताव में शरण देना जरूरी नहीं है। यह बहस इसलिए भी क्योंकि शरणार्थी फैसले राज्य नहीं केंद्र सरकार लेती है। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं विनय सिंह, टीएमसी के नेता। कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह है, एलजेपीआर के प्रवक्ता। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद शरीफ भी हमें दिख रहे हैं, प्रेसिडेंट है SIMPLB के। विवेक श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट के नेता। रोहित अग्रवाल RLD के प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है और थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय भी हमारे साथ होंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूं विनय सिंह जी, आप ही से। बांग्लादेशी शरणार्थियों पर या घुसपैठियों पर इतनी ममता क्यों? एक तो होती है संधियां, दूसरा होता है कानून। और इन सबके ऊपर अगर कोई चीज होती है तो वो होती है प्राकृतिक जस्टिस। जी, लगता है कपिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल एरर, उसको जल्द हम दुरुस्त करेंगे। मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रहा हूं। भाई, ममता दीदी कह रही हैं कि अगर कोई असहाय आएगा तो हम उन्हें यहां पर शरण देंगे। उन्होंने UN कन्वेंशन का जिक्र किया। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं प्रत्युष जी, कोई असहाय यानी कि बांग्लादेशी अगर आएगा तो हम उसको शरण देंगे, ये कहती हैं ममता बनर्जी। कहां से आएगा? तारों के नीचे से, बॉर्डर पार करके, इलीगल, गलत तरीके से ममता बनर्जी के पास पहुंचेगा तो ममता बनर्जी उसको शरण देंगे। कैसे देंगे? ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री हैं। बंगाल कोई अलग राज्य है, बंगाल कोई अलग देश है। बंगाल की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी को यह अधिकार किसने दे दिया और कब बन गई वो प्रधानमंत्री? राज्य से बाहर निकल नहीं पाई, 4 कुर्सी दिल्ली में भर नहीं पाती हैं वो, और उनको लगता है कि नागरिकता देने का उनका अधिकार है। कैसे दे देंगी भाई वो नागरिकता? वो केंद्र का अधिकार है, दे ही नहीं सकते। और दूसरी एक और चीज, ये वही ममता बनर्जी है ना कि जब CAA को लेकर हम आए थे और हम कहते थे कि भाई जो 5 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, 5 माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है आज हमारे पास के देशों में, उनको हम यहां लाना चाहते हैं। उन पर तो बड़ा चीख चिल्ली कर रहे थे, कहते थे बिल्कुल नहीं आने देंगे हम उनको। आप क्यों ला रहे हो? धर्म के आधार पर क्यों ला रहे हो? नहीं लाना चाहिए। मतलब अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में पिट रहा है, जैन पाकिस्तान में पिट रहा है, बौद्ध पाकिस्तान में पिट रहा है, सिख पाकिस्तान में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं बेटियों को उनको उठाया जा रहा है, अगर उनको केंद्र सरकार लेकर आती है तो ये कहते हैं कि मत लाओ।
और ये कहते हैं कि बांग्लादेशियों को हम लेकर आएंगे। ममता बनर्जी पहली बात ला नहीं सकती। और जहां तक बात यूएन कन्वेंशन की जिसकी वो बात कर रही है, उसको आप ऑलरेडी बता चुके हैं ना, उस पर हिंदुस्तान के साइन है और हम उसके लिए बाध्य भी नहीं है। विषय बहुत साफ है। ठीक है, ये इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके जिस तरीके से हंगामा करना चाहते हैं वो होने नहीं देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर इतनी ममता क्यों बरस रही है? घुसपैठियों पे तो दया दिखाने की बात और सहमर्मिता की बात नहीं हुई है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि शरणार्थियों के लिए अगर कोई सिंपैथी दिखाना हो तो ममता बनर्जी शरणार्थियों के लिए सिंपैथी दिखाएंगी। और हम जानते हैं कि किसी भी जगह कहीं विषम परिस्थिति में उनका कहना है असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें जगह जरूर देंगे। क्लियर है, क्लियर है, नो डाउट। असहाय लोगों के पक्ष में जी उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक ही कही है। असहाय लोगों के पक्ष में हमेशा मतलब असहाय लोग बांग्लादेश से पाकिस्तान से अफगानिस्तान से जहां से आना चाहेंगे यहां पर उनको बसने दिया जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके ममता बनर्जी हमेशा सोचती है और बोलती है। ठीक है, असहाय लोगों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। ओके, आपको याद होगा विनय जी, 2005 में ममता बनर्जी का स्टैंड सदन के अंदर क्या था? याद है? मैं आपको बताऊं एक बार फिर से। 2005 को ममता बनर्जी ने लोकसभा में कहा था कि बंगाल में, सुन तो लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए, बंगाल में घुसपैठ आपदा बन गया है। मेरे पास बांग्लादेशी और भारतीय वोटर लिस्ट है। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर सदन में कब इस पर चर्चा होगी। और उस वक्त दीदी इतने गुस्से में थी कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर की तरफ दस्तावेज भी उड़ा दिए थे और उन्होंने गुस्से में इस्तीफा भी दे दिया था। ये वही दीदी है और आज भी ये वही दीदी है, लेकिन स्टैंड में फर्क क्यों सर? स्टैंड में फर्क बिल्कुल नहीं है। घुसपैठ को तरजीह आज भी नहीं दी जाती है। 2005 में जो दीदी 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को देश के लिए सबसे खतरनाक मानती थी, इस पर सदन में बहस चाहती थी, वही आज कह रही है कि हम उनको जगह देंगे। घुसपैठियों के ऊपर समर्थन आज भी नहीं किया जाता है, मगर असहाय लोगों को पनाह देना और घुसपैठियों को के पक्ष में रहना, अच्छा, ये दो बात एक नहीं है। और सीएए वगैरह की जो बात जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से उठाया जाता है वो संपूर्ण राजनैतिक रूप से वो अपनी राजनैतिक लाभ उठाने के लिए सीएए वगैरह की बात करते हैं ताकि उनको ज्यादा वोट मिले। हाँ। और इस चुनाव में भारतवर्ष की जनता भारतीय जनता पार्टी को सर हमने दोनों बयान दिया है। दोनों बयान हमने दर्शकों के सामने रख दिए। 2005 की ममता दीदी है, जो 2024 की ममता दीदी हमारे साथ। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रणय जरा ये बताइए, जिस यूएस कन्वेंशन का जिक्र ममता दीदी ने यहां पर किया है उसमें है क्या? और चूंकि भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं तो क्या हम इसके लिए बाध्य हैं? बिल्कुल प्रत्युष, पहले तो मैं विनय जी को भी सुन रहा था और जितने तमाम जो मेहमान हैं, ये जो तर्क रखे जा रहे हैं इसके अंदर राजनीति ज्यादा है, व्यावहारिकता कम है। सबसे पहले इसका व्यावहारिकता पहलू समझना जरूरी है। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा है वो एक सीमा समझौते के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुकी है, फेंस बॉर्डर है। यानी अब कोई भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश से आना चाहता है तो उसे इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट से आना पड़ेगा और जिसके लिए बीएसएफ दरवाजा खोलेगा, वहां से बीजीबी यानी जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्डिंग बोर्ड फोर्स है वो उसे आने देगा, तभी वो आ सकता है। ऐसे में ममता दीदी पता नहीं किसे बुलाने की बात कर रही हैं। यूएन कन्वेंशन और यूएन रेजोल्यूशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। ममता दीदी इससे पहले 2018 के अंदर जो माइग्रेंट डे का कार्यक्रम था उसके अंदर यूएन रेजोल्यूशन का जिक्र कर चुकी हैं। दिसंबर 2000 का ये यूएन रेजोल्यूशन था। हालांकि कोई रेजोल्यूशन किसी भी सदस्य देश के ऊपर बाध्य नहीं होता है। जहां तक यूएन कन्वेंशन की बात है, जो यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूज है 1951 वाला, उसके ऊपर भारत ने न तो दस्तखत किए हैं न भारत ने उसको रेटिफाई किया है, यानी भारत पर वो किसी तरीके से बाध्य नहीं है। हालांकि आमतौर पर यूएन के कन्वेंशन के अनुसार जो कन्वेंशन होते हैं, जो संधियां होती हैं, वो बाध्यकारी होती हैं, लेकिन चूंकि भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं इसलिए वो बाध्यकारी नहीं है। इसलिए जो कुछ कहा जा रहा है उसमें राजनीति ज्यादा है, व्यावहारिकता कम है किसी भी उसके लिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात प्रत्युष इसके अंदर ये समझना जरूरी है कि जिस विषय की बात ममता बनर्जी कर रही हैं बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सेंटर का विषय है। बिजनेस एलोकेशन रूल्स जो हैं वो निर्धारित हैं, जिसके अंदर सेंटर के सब्जेक्ट, स्टेट के सब्जेक्ट और समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो पूरी तरह से निर्धारित हैं भारत के संविधान के अंदर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
प्रणय ने बिल्कुल तस्वीर यहां पर साफ कर दी, क्रिस्टल क्लियर समझा दिया यूएस कन्वेंशन रिजर्वेशन क्या है और जिसे लेकर राजनीति की जा रही है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, क्या बांग्लादेशियों को सीधे परमिट दे देना चाहिए कि आ जाइए साहब, वेलकम है आपका? पहले तो ये जो संघ और भाजपा ने एक नैरेटिव फैला रखा है, साहब बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, क्राइम फैल गया, मैं इससे हटकर के आप थोड़ी बात करनी चाहिए। मैं बात करना चाहूंगा कनाडा की, कुछ सेलेक्टिव देश, यूरोप की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिन्होंने पिछले 70 साल 100 साल में इमिग्रेंट्स को आने दिया और इस क्राइटेरिया के ऊपर कि वो अपने देश में पीड़ित हैं। मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा। तो ये एक ट्रेंड होता था कि इमिग्रेशन के लिए आप कनाडा में या अमेरिका में, यूरोप में अप्लाई करते थे। बहुत से लोग इंडिया के अंदर वी हैव अफगान रिफ्यूजीज, हमारे यहाँ पे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं, आज से नहीं है, मिसेस गांधी के टाइम से हैं, क्योंकि भारत एक देश था तो हमने कई जगहों पर अपनी पावर को दिखाया। एंड इट इज जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन होता है, भारत एक देश था, अपनी प्रेजेंस दिखाता है। भारत एक देश था, मिसेस गांधी के बारे में मैंने पैलेस्टीन की बात कही, भारत एक देश था। नहीं प्लीज, आई डोंट नीड योर कमेंट। भारत एक देश था। I'm not giving you any certificate. I'm just asking. I talked of Mrs. इंदिरा गांधी, तो वो था मैं बात। तो पैलेस्टीनियन भारत एक देश था, इंदिरा गांधी के साथ नहीं था, इंडिया इज इंदिरा नहीं था। वो उसके मैं अभी आ रहा हूँ ना, वो अभी क्या देश का हाल है वो तो हम सबको अरे अभी देश का हाल है, लेकिन देश है अभी भी, हाल आपकी वजह से है। पुल पर घूम रहे हैं ना, 2014 के बाद पुल के नीचे चलने से लोग डर रहे हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। विवेक जी, हम अपने देश की बात क्यों ना करें? हम छोड़ दीजिए अमेरिका में क्या है, इटली में क्या है, कनाडा में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है सर। सवाल ये है कि हमने उस कन्वेंशन पर हमने दस्तखत नहीं किए, हमारे ऊपर कुछ बाध्य नहीं है। और जो ममता दीदी 2005 में बांग्लादेशियों के घुसपैठ को सबसे गंभीर मुद्दा बनाती थी, जिस पर सदन में चाहती थी कि बहस हो, आज उनका स्टैंड बदल गया। नहीं, बिल्कुल। अब आप सुनिए पहले पूरी बात को। पहली चीज, नागरिकता अलग विषय है, हेल्पिंग द रिफ्यूजीज ऑन अ टेम्परेरी बेसिस अलग विषय है। अगर आप किसी भी देश के रिफ्यूजीज को कैंप्स लगा करके मानवता दे रहे हैं, खालसा एड ने जाकर के बांग्लादेश में बॉर्डर पे मैं भी पहुंचा था, 4 लाख रिफ्यूजीज को उस जमाने में रोहिंग्या से दवाइयां, पानी, खाना दिया था। लेकिन आप कहेंगे लेकिन विवेक जी, क्या ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है? क्या ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि किसी रिफ्यूजी को बसाने के लिए अपने यहाँ कैंप लगा ले? कि ये केंद्र के विचाराधीन है? इसको स्टेटमेंट दें और एंडोर्स करें इस बात को कि अगर किसी पड़ोसी देश में रिफ्यूजी या वायलेंस की प्रॉब्लम है, लोग मरने जा रहे हैं, भारत का एक पुराना इतिहास रहा है। तो शिवम त्यागी जी, बकौल विवेक जी, हमें सारे दरवाजे खोल देने चाहिए, जिसको जहां से आना है वोट करके चला है सीधे। जहां ऐसा नहीं होता, जहां चला है स्ट्रक्चर्ड वे में होता है सब। डेनमार्क में भी है लोग। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी क्लैरिटी की बात है। अगर इस देश की नागरिकता किसी को भी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, आदमी आधिकारिक तौर से उसके लिए अप्लाई कर सकता है और उसके लिए कानून है। अगर बात करें माइनॉरिटीज की, जो सीएए के अंदर आ रहे हैं, उन चार धर्मों के लिए अलग से कानून है, जो ऑलरेडी देश में रह रहे हैं। उनमें भी एग्जेप्शन 5 साल की हुई है, जो ऑलरेडी देश में है। बाकी अगर ये चाहते हैं कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके आए, इलीगल इमिग्रेंट्स आए, कहीं से आ जाए, उसको दे, ये बीच में क्यों बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता इनको। ये इतना ज्ञान कभी चाइना को भी दे दिया करो। सारे देशों की बात कर ली, चाइना की भी बात कर लेते। वीगर मुस्लिमों को पकड़ पकड़ कर वहां पर उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, उस पर भी 2 शब्द बोल दिया करो। कभी कुरान की आयतें चेंज करी जा रही है, उस पर भी कभी 2 शब्द बोल दिया करो। जिस पार्टी और जिस आइडियोलॉजी की बात करते हो, चाइना के बारे में बोलते हुए तो आप जबान छिल जाती है क्या? यूरोप की बात कर रही है, कनाडा और अमेरिका, चाइना की बात करिए, क्या हो रहा है चाइना में, बताइए जरा। क्या कर रहा है कम्युनिज्म चाइना में? क्या दुनिया नहीं जानती क्या? कंसंट्रेशन कैंप चलाकर लोगों को मारा जा रहा है और ये हमें यहां पर भाषण दे रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भाषण दे रहे हैं। प्लीज आप इनको रोकिए, कोई लाभ नहीं है इस बात से। इनको आदत है बीच में चीखा चिल्ली करने की, पता नहीं हमेशा लगता है जैसे सड़क पर ही बैठकर बहस कर रहे हैं। ये देखिए, कोई लाभ नहीं है इस बात का। मुझे बोलने दीजिए, आप अपने समय में बोल रहे थे ना। थैंक यू। विषय बहुत साफ है। नागरिकता को लेकर एक स्टैंडर्ड रूल है, उसके तहत कोई भी नागरिकता अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक को लाने की बात करता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो और चाहे कोई भी, ना वो ला सकता है, ना वो आधिकारिक है उसके लिए, और ना उसका कोई मतलब है। मतलब इतना प्यार आपको बांग्लादेशियों से है। 2005 में आप कहते थे कि बांग्लादेशी जो है घुसपैठ वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास वोटर लिस्ट है, इनसे दिक्कत हो रही है, चेयर के ऊपर
ऊपर चेयर के ऊपर उन्होंने पेपर फेंक दिए थे, रिजाइन कर दिया था, हंगामा कर दिया था। आज सारे वही बांग्लादेशियों को वो लगातार कहती है कि नहीं नहीं हम तो उनको जगह देंगे। सरकार में आते ही जो ये घुसपैठिया है, ये वोट बैंक कैसे बन जाता है? अरे कभी देश का भी सोच लिया करो, कभी देश का भी सोच लिया करो, या वोट बैंक से आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। रोहिंग्या चाहिए, भतीजा चाहिए, सरकार चाहिए, देश कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी इज नॉट क्लियर अबाउट द सब्जेक्ट। प्लीज आप बेकार की बातें मत कीजिए, आपको कोई सेंस नहीं। चाइना के बारे में बताइए जरा, बताइए जरा चाइना, वीगर मुस्लिम्स के बारे में बताइए जरा, बताइए वीगर मुस्लिम्स के बारे में क्यों हो रहा है इतना अत्याचार? चाइना से तो सीधा संबंध है ना, आपकी तो पार्टी वहां की है, बताइए जरा। You don't know the difference in refugee and घुसपैठिया। प्लीज आप यही नहीं मालूम है घुसपैठिया कौन होता है? मैं विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं। जब जब घुसपैठियों का मसला उठता है, कहा जाता है कि इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं हालिया झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी को मैं बताना चाहता हूं। झारखंड हाईकोर्ट ने वहां की राज्य सरकार से क्या कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आपकी जमीन पर रह रहे हैं, वे तमाम सुविधा उठा रहे हैं, इनको चिन्हित करना होगा और बांग्लादेश भेजना पड़ेगा। जब यह मुद्दा कोर्ट में भी उठता है, कोर्ट टिप्पणी करता है, फिर भी यह कहा जाता है कि साहब इसको हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यह घुसपैठियों का मसला हिंदू मुसलमान का मसला है? देखिए, बड़ा विचित्र स्थिति दिखाई देती है। अभी इलेक्शन का दौर था, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत में पूरे इलेक्शन का दौर चल रहा था। एक कहावत उठी कि 1 लाख रुपया महीना दिया जाएगा। पता था उनको आने वाले नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण इस प्रकार से कर दिया गया कि एक सब्ज बाग दिखा दिए गए। इस देश में यही राजनीति चलती आई है, आज भी उनको पता है। आपको लगता है कि दीदी को ज्ञान नहीं होगा ये सब चीज़ों का? दीदी पूर्ण ज्ञानवान है, लेकिन तथाकथित तौर पर तुष्टीकरण का इस देश के अंदर जो गरीब जनता है, मदरसों में पढ़ रही है, उनके समक्ष एक बात रखनी है कि देखो हम कितने हितैषी हैं। उन बेचारों को समझ में भी नहीं आएगा क्या खेल हो गया, आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि जब कोई जय श्री राम बोल देता है तो उसकी जबान खींच ली जाती है। हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुआ पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। अभी हमारे श्रीवास्तव जी यहाँ बैठ के छाती पीट रहे थे कि मैं खालसा के साथ मिलकर वहाँ जो रेफ्यूजी थे उनको खाना खिलाने गया। भैया अभी हिंदू किलिंग हुई थी, बांग्लादेश के अंदर हिंदू किलिंग हुई थी, पाकिस्तान के अंदर हिंदू मार दिए गए, अफगानिस्तान के अंदर सिखों को और साथ साथ वहाँ के हिंदुओं को कितनी प्रताड़ना दी गई। आपको याद नहीं आया खाना खिलाना? आपको वहां याद नहीं आती? वहां पर बिल्कुल याद नहीं आती। लेकिन जब आपको दिखाई देता काम कुछ करना नहीं है, काम कुछ करना नहीं है, वादे ऐसे बनाने हैं कि जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। यही वास्तविकता पूरा देश समझ रहा है। आपका जो बगुला नाच है ना, ये बगुला नाच जो है पूरा देश दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार की राजनीति इस देश में की जा रही है। ढूंढ रहे हैं वो 1 लाख रुपए वाले, अभी भी ढूंढ रहे हैं 1 लाख रुपए वाले। वो पता कहां है उनका? वो पहुंचे थे बेचारे, अमेठी भी पहुंचे थे, सब जगह पहुंचे थे, 1-1 लाख रुपए की उम्मीद जगाकर आज ये पहुंचेंगे बांग्लादेश। इस देश के अंदर कहां रोहिंग्या को बिठाया गया है? प्रोफेसर विनीत सिंह, यहां पर किसी शरणार्थी को शरण देनी है नहीं देनी है, यह केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, राज्य सरकार का नहीं। अब सवाल है जो घुसपैठ कर रहे हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोफेसर विनीत सिंह जी, घुसपैठिए और शरणार्थी दोनों डायरिया हो जाता है जी। सुनिए मेरी बात, अभी आपने घुसपैठियों बंगाल नहीं ले सकता, शरणार्थी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन घुसपैठिए कितने आ रहे हैं शायद ये डेटा भी नहीं है किसी के पास। वो अलग इशू है, लेकिन शरणार्थी अलग होता है, घुसपैठ। अरे शरणार्थी नहीं ले सकता बंगाल एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। कमाल की बात है, वो हिंदुस्तान। प्रोफेसर विनीत सिंह, समय है, इस घुसपैठ को रोकेगा कौन? प्रत्युष भाई, बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टेट का प्रेसिडेंस ओवर हो जाए कंट्री और केंद्र सरकार पे। पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा झारखंड हाईकोर्ट के बारे में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कन्वर्जन और ये घुसपैठी ऐसे चलते रहे तो ऐसा नहीं, बहुत समय दूर नहीं है कि डेमोग्राफी बिल्कुल बदल जाए। और मैं थोड़ा कुछ आंकड़े आपको दे दूं प्रत्युष भाई। अरे भैया, आपको रखना है तो आप अपने घर में रख लीजिए ना। देश का संसाधन क्या इन लोगों के लिए बना है? इन लोगों ने क्या आजादी की लड़ाई लड़ी है? घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुना ने। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वेस्ट बंगाल 24वें रैंक पे आता है पूरे देश में। इंडस्ट्री नहीं है प्रत्युष भाई, फिर को चुप कराइए। प्रत्युष भाई, एक इंडस्ट्री नहीं है वहां पे, और ये कहती है कि कोई भी आएगा तो अरे अपने घर पे रख लो ना भाई, हम रोकेंगे। और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है और केंद्र सरकार गंभीरता से इस बात पे विचार करे कि वहां पे जो इंटरनल, आप कह रहे हैं अपने घर पर रख लो ना, घर पर तो लाने की बात कर रही है दीदी। अपने घर में रखिए ना,
अपने घर में रख लीजिए सर, हमारे घर में मत भेजिए। अपने घर में बैठाइए सर और बाहर चले जाइए आप यहाँ से, उतने में कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रत्युष भाई, ये हमारा देश है, हमारे पूर्वजों का देश है, हमने यहाँ पे खून पसीना बहाया है। कोई बाहर का आदमी आके, हमारे यहाँ क्या बहुत बढ़िया स्थिति तो है नहीं, कोई बाहर का आदमी आके हमारे संसाधनों पर ये कहते हैं कि टेंट लगा के रहते हैं, तो उनको वोटिंग राइट कहां से आता है, उनको पैन कार्ड कहां से मिलता है, आधार कार्ड कहां से मिलता है? ये आपकी राजनीतिक तुष्टीकरण, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आप काम करते हैं ना, उसका ये फलाफल है, उसका ये रिजल्ट है। और देखिएगा, बिहार का सीमांचल हो, असम हो या त्रिपुरा हो या वेस्ट बंगाल हो, सब जगह की डेमोग्राफी बदल रही है। क्या हम लोग बाहर चले जाएं? मुसलमानों के तो 57 कंट्री है, हिंदुओं का कितना कंट्री है? ठीक है, मैं राशिद शरीफ जी के पास जा रहा हूं। राशिद शरीफ जी को लाइएगा स्क्रीन पर। राशिद शरीफ जी, झारखंड हाईकोर्ट का जिक्र हमने किया। झारखंड हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, जो राज्य सरकार से कहा, वो भी हमने बता दिया। जो याचिका इसमें लगाई गई है उसमें 2-3 बहुत ही गंभीर बातें कही गई हैं, जिसमें याचिकाकर्ता ये कहते हैं कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उनकी जमीनों को गिफ्ट डीड के जरिए हथिया रहे हैं। और यहां पर अचानक से मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है, इनको यहां पर प्रश्रय दिया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है राशिद जी? बात है, केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकने की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, ममता बनर्जी क्या करेंगे इसमें? अगर केंद्र सरकार अगर एक्शन ले लेंगे, अगर वहां पे जो आप जो बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर हो रहा है, घुसपैठियां कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। और दूसरी चीज, अभी हमारे स्वामी जी बोल रहे थे कि बांग्लादेश में रेप हो रहा, मुसलमानों पलायन कर रहे हैं, मुसलमान अलग, ये कब तक टीवी पे बोलते रहेंगे? सर, हमारे शिवम भाई बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान में ऐसा हो गया, अफगानिस्तान में ऐसा हो गया, बांग्लादेश में ऐसा हो गया। नहीं हुआ रशीद जी, आप बंद करके बैठे हैं क्या? नहीं हुआ इस देश की, मुझे बताइए। 15% हिंदू जहां थे वहां पर 1% आजाद थे, 35% बांग्लादेश के अंदर थे, वो घट के 5% है। कहां गायब हो गए जनाब? आप इस देश में रहते हुए जो 5% थे बढ़कर आज 22% के आसपास हो गए, कैसे हो गए? अरे भैया, फॉर्मूला तो एक ही होगा ना, फॉर्मूला कहां बदल गया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कैसे बदल गए आप लोग? आप लोग यहाँ 5% से 22% पे आ गए और वहां बांग्लादेश में हिंदू 35% से 5% पे हो गए। कैसे हो गए? अरे पढ़े लिखे हो या मदरसे छाप भी हो? अरे पढ़ो लिखो महाराज, पढ़ो लिखो। नहीं समझ में आ रहा है? हम आपके जो राजनीति आपकी चल रही है, जो गजवाए हिंद की फिलॉसफी लेकर तमाम मुसलमान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में राज करना चाह रही है, उनका साफ साफ संदेश हमें समझ लेना चाहिए। और यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है कि मुझे जब भी आप बताइए घुसपैठ करने को तैयार है, पूरा डेमोग्राफिकल चेंजेस कर दिया गया। स्टेट की पुलिस, स्टेट की सीआईडी, पासपोर्ट बनवा दिए गए, आधार बनवा दिए गए, इलेक्शन कार्ड दे दिए गए, डोमिसाइल दे दिए गए। प्रत्युष जी, आपको आश्चर्य होगा कि उन बॉर्डर एरियाज में रहने वाले तमाम लोगों के पास, बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक कैसे हो गया? आज पूरी तरह से आज वहां पे जाके अगर देखेंगे, इनको सबको पता है, जो ये बोल रहे हैं सबको पता है। और स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में आचार्य विक्रमादित्य जी, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का रोहिंग्या का धमकाइए मत बैठ के बोलने की धमकाएंगे नहीं बैठ के। आचार्य विक्रमादित्य जी, बाबा बागेश्वर ने कहा है कि कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना नाम बदलकर सावन के महीने में गंगा जी के किनारे संकल्प ठोकने लगते हैं। ऐसे लोगों की असलियत सामने, असली दुकानों पर असली नाम लिखा जाना चाहिए ताकि पता लगे कि माधव की दुकान है या याहू वालों की दुकान है। बिल्कुल लगना चाहिए सर। मतलब आपको लग रहा है कि मुझे एक बात बताइए, इस कांवड़ यात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं साहब, जगह जगह हो रहे हैं, हर जगह शक्ल बदल के आ रहे हैं। मुझे बताइए, BMW वाले कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि मारुति वाले उनके टैग को लगा के चल रहे हैं? मुझे बताइए, क्या इलीगल है कि नहीं है? आज इस देश के अंदर यही हो रहा है कि तथाकथित तौर पर हर कोई आदमी हिंदू का टैग लगा के चोटता पोत के बैठ जाता है। मैं कह रहा हूं मेडिकल चेक करा लो, ठीक है, मेडिकल चेक करा लो, साफ साफ पता चल जाएगा कौन कहां है। मैं तो कह रहा हूं योगी जी को मेडिकल चेक भी कराना चाहिए, मेडिकल चेक भी कराना चाहिए। रोहित अग्रवाल भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन इसी में शिवम त्यागी, अब इस कांवड़ वाले मसले पर आप ही के सहयोगी आपको सलाह दे रहे हैं कि फैसला वापस ले लीजिए। देखिए, जयंत चौधरी ने कहा कल को कुर्ते पर भी नाम लिखना होगा क्या? नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, जाहिर है जो हमारे सहयोगी हैं, जो अलाय हैं,
वो हमारे अलाय हैं, उनकी और हमारी विचारधारा में कुछ भिन्नता है, तभी वो अलाय है, वरना वो पार्टी होते। भाई अगर आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो 100% एक होती तो जाहिर है हम अलाय ना होकर एक ही पार्टी होते। किन किन विषयों पर मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह की चीजें रहेंगी और ये एक बहुत आम सा प्रिसाइडिंग चीज है, लेकिन विषय साफ है कि कुर्ते पर नाम लिखवाने वाली बात ही नहीं है। ये एक आम स्थिति वो है कि जब हम कावड़ में जा रहे हैं और एक रिलीजियस गैदरिंग है और वहां पर इस तरह की स्थितियां बनी हैं, तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ इस धर्म के लिए नहीं है, किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक जलसे के लिए अगर कोई भी प्रिकॉशंस लेनी है तो वो लेनी चाहिए। इसमें कहीं कोई किसी तरह की परेशानी क्या कपीश जी क्या मतलब एनडीए के अंदर अभी अखिलेश यादव ने आज कोलकाता में कहा कि सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, बहुत जल्दी गिर जाएगी। और ये एनडीए के अंदर एक मसले को लेकर के अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय, जेडीयू, एलजेपी और अब आरएलडी कह रहे कि नहीं फैसला ठीक नहीं है, टूट हो रही है क्या एनडीए के अंदर? कपीश जी देखिए, तो बेहतर जवाब शिवम भाई दे सकते हैं, एनजेपीआर वाले दे सकते हैं और जनता दल यू वाले दे सकते हैं, रालोद वाले दे सकते हैं। लेकिन विपक्ष को तो इसमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना। वही कह रहा हूं, हमको और आपको क्या दिख रहा है? अभी हमारे शिवम भाई जान बांट रहे थे कि अगर हमारी विचारधारा एक होती तो हम लोग एक ही पार्टी में होते। यानी ये कह रहे हैं कि एनजेपीआर इनके साथ नहीं है, विचारधारा के साथ रालोद नहीं है, अन्य कोई नहीं है, भगवान। तो फिर विदा। और दूसरी बात आपको ये हकीकत है। अच्छा एक चीज बताइए, कांग्रेस के साथ समाजवादी की विचारधारा 100% मिलती है क्या? बताइए। मैं तो आपको मिलती है कि नहीं? अगर मैं तो नहीं बताना पड़ेगा। अगर आप तो हमारी विचारधारा मैं तो नहीं मिलती है। जिन ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर आज अखिलेश यादव रैली कर रहे थे उनसे 100% मिलती है क्या? और अभी गजब बात करते हो भाई, राजनीति में हो इतना तो सेंस रहना चाहिए। कहेगा कि आप हिंदू मुसलमान कराते हो, समय समय पे ये लोग कहते रहे। अरे ये सीधी बात है कि सांप्रदायिकता के विरुद्ध हम सब एक है, एक छतरी के नीचे सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। इस देश की गंगा जमुनी सभ्यता को समाप्त करने वाले, विध्वंस करने वाले कपीश श्रीवास्तव का नाम कपीश लिख देना कैसे गंगा जमुनी तहजीब को खतरा है बताइए? प्रत्युष खरे के नाम के नीचे प्रत्युष खरे के सामने प्रत्युष खरे लिख देना कैसे सांप्रदायिकता है? शिवम त्यागी की विंडो के नीचे शिवम त्यागी लिखा जाएगा, सलमान थोड़ी लिख दोगे भाई। ये सांप्रदायिकता कैसे हुई बताइए मुझे? बाप दादा नाम रखते हैं इसलिए कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, बेटा नाम बदल के घूम रहा है, गजब बात हो गई भाई। अरे टाइटल बदला जाता है क्या? पिताजी ने नाम इसलिए रखा था कि मैं नाम रोशन करूं और मैंने नाम ही बदल लिया, नहीं बदला जा सकता भाई, और कोई सांप्रदायिकता नहीं है। अब ये बताइए कि ये बसाना घुसपैठियों को इजाजत देना कि आ जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए है क्या? देखिए, पहले तो मैं यह कहूंगा कि अमित मालवीय ने जो कहा है या उनका व्यक्तिगत मत है और सरासर उसमें वो झूठ का सहारा लिए। आप अपना मत दे दीजिए। और जो घुसपैठियों को जो पनाह आप अपना मत दे दीजिए। हो रही है, घुसपैठियों को जो पनाह देने की बात हो रही है। हाँ। ममता बनर्जी ने कही है कि असहायों की सहायता में हम आगे बढ़ेंगे। तो बांग्लादेश से जो भी आदमी अगर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा, जब तक बीएसएफ के लोगों की अनुमति नहीं होगी, केंद्र सरकार की अनुमति नहीं होगी, तो जबरन लाने की बात तो ममता बनर्जी ने नहीं की। लेकिन आज कह दिया ना कि दरवाजे खुले हैं। कहने का इसका मतलब ये हुआ कि 2005 में जब ममता बनर्जी कहती थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो आए हुए हैं ये बड़ी समस्या है, उस समय क्या अनुमति दे दी थी बीएसएफ ने? फिर माने क्यों नहीं? मत बोलिए। उस समय बांग्लादेशी अवैध थे, अवैध हो गए सरकार में आते ही। आप ही ज्यादा जानकार नहीं हो, आप थोड़ा जंगकार होना ही नहीं है मुझे, मैं तो बात कर रहा हूं आपसे। मैं कौन सा आपसे यहाँ लड़ाई करने आया हूं? मैं तो बात करने आया हूं आपसे। आप बीच में मत बोलिए, एंकर साहब को बोलने दीजिए। विनय जी, मैंने 2005 का जिक्र शुरू में कर दिया, उसी का जिक्र यहाँ पर शिवम त्यागी कर रहे थे। पहले मुझे एक बात बताइए विनय जी, जो शरणार्थी यहाँ पर रह रहे हैं उनके आंकड़े भी अपने पास उपलब्ध हैं। लेकिन अगर ममता दीदी कहती हैं कि असहाय लोग आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले, यानी कि आप घुसपैठ को इजाजत दे रहे हैं। पहले आप घुसपैठ करवाएंगे, उसके बाद उनको नागरिकता भी देंगे। मैं ज्यादा दूर जाना नहीं चाहता। 4 साल पुराना ममता दीदी का एक बयान है। एक सेकंड विनय जी, लेट मी अलाउ प्लीज। सुन तो लीजिए, आप ही की दीदी का बयान है, सुन तो लीजिए।
जो लोग बांग्लादेश से आए हुए भारत के नागरिक हैं उन्हें नागरिकता मिल गई है, आपको दोबारा नागरिकता के लिए आवेदन की जरूरत नहीं है। आप चुनाव में वोट डालते रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा, जिला परिषद चुनते रहे, वे अब कह रहे हैं आप नागरिक नहीं है, आप सभी इस देश के वास्तविक नागरिक हैं। आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपसे आपका वोटिंग राइट कोई छीन नहीं सकता। यह ममता बनर्जी का बयान है। अब बताइए सर, पहले आप घुसपैठ करवाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि साहब ये भारत के नागरिक हैं, वोट डाल रहे हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए? जो घुसपैठ की नहीं, प्रत्युष जी आप नैरेटिव गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अरे सर, मैं ममता दीदी के बयान को कोट कर रहा हूं, जाकर चेक कर लीजिएगा, जाकर चेक कर लीजिएगा। 2005, 2018, 2020, 2024 जाकर चेक कर लीजिएगा प्लीज। सही बोली है, मैं तो समर्थन कर रहा हूं, वो तो सही बोली है। घुसपैठ अलाउड, सही बोली है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड है, घुसपैठ अलाउड, सही बोल रही हैं विनीत जी। मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए विनीत जी सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा विनीत जी। जिनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, वो तो भारत के नागरिक है। देखिए, सपा के प्रतिनिधि को सुनने के बाद मुझे लगता है कि दिल में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं ये सपा वाले, एक चेहरे पे कई नकाब रखते हैं। 2012 में मैनिफेस्टो में इन्होंने मुस्लिमों को कहा था धर्म के आधार पे कि लैपटॉप देंगे, आईपैड देंगे, नोटपैड देंगे। इसके अलावा 2013 के मुजफ्फरपुर राइट में जब राहत सामग्री दिया गया था तो धर्म पूछ दिया जा रहा था, और ये बात कर रहे हैं मजहबी चश्मा से निकाल के देखिए क्या है। प्रतिभा ध्यान सुनिएगा, अरे शांत रहिए भाई, मुझे बोलने दीजिए। कपिल जी आप बोलिएगा, कपिल जी बोलिएगा। नहीं, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी। हमने 19 दिक्कत यही है, ये वहां पे शोर मचाते हैं, यहाँ भी शोर मचाते हैं। जब बात सही कहो ना तो इनको आग लग जाती है। कपिल जी विनीत जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा सर, अपना पॉइंट रखिएगा। झूठ बोलेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा, ये झूठ बोलेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। आप काउंटर कीजिएगा, पहले बोल लेने दीजिए, पहले बोल लेने दीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ आके ये भी झूठ बोलने वाले लोग हो गए। प्रत्युष भाई 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा जी, बोलिए विनीत जी। मेरे नेता ने जो कहा है, हमें गरीबों की चिंता है, और जैसा कि शिवम भाई ने कहा है कि भाई विभिन्न मत है हमारे पास, तभी हमारे पास जनमत है, और यही एनडीए की खूबसूरती है कि लोकतांत्रिक तरीके में हर। अच्छा, मैं विनीत जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चूंकि देखिए यहां पर कांवड़ यात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी जिक्र हो गया, इसलिए मामला बंगाल से लेकर यूपी तक हो गया। अब मुझे बताइए कि एलजेपीआर का स्टैंड क्या है? क्या वही स्टैंड है जो जयंत चौधरी का है कि सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए? प्रत्युष भाई, बंगाल यूपी क्यों, आप उत्तराखंड चले जाइए, यहां तक कि बिहार में गया में खुद मुस्लिम दुकानदार लोग अपने दुकान के आगे नाम प्लेट लगा रहे हैं, नेम लगा रहे हैं। हमारे नेता का बिल्कुल एक ही कहना है। लेकिन केसी त्यागी जी ने कहा कि बिहार में भी कांवड़ यात्रा निकलती है, वहां पर ऐसा कोई आदेश नहीं है। नहीं, आदेश नहीं है, पर लोगों ने लगाना चालू कर दिया है क्योंकि उनको इसमें कोई गुरेज नहीं दिखता है। और मुस्लिम भाइयों की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे नेता ने बिल्कुल कहा है कि अगर धर्म के आधार पर गरीब प्रताड़ित होता है, क्योंकि दोनों समाज में है, तो उससे हमें परेशानी। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार हो या यूपी की सरकार हो, योगी जी इस पर संवेदनशील होकर इस निर्णय पर दोबारा विचार करेंगे, ताकि गरीब जनता है वो परेशानी। मैं कपिल जी देखिए, सीधा सा सवाल है कि भैया जिसका जो नाम है वही नाम बताएगा ना। आप तो अपना नाम बदल के नहीं, मैं आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या, तो आप अपना नाम बता के किसी और का बता देंगे। नहीं, इनको नाम लगाने में दर्द है तो कपीश की जगह कपिला लिख दो, इनका नाम कोई दिक्कत नहीं है भाई, इन्हें नाम से परेशानी है। अरे त्यागी जी आप जल्दी दिए। अरे त्यागी जी ठीक है, मेरे नीचे त्यागी जी लिखा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे दिक्कत नहीं है, और मेरा नाम सांप्रदायिक नहीं है भैया, नीचे सही नाम लिखा हुआ है। नहीं सही ठीक बात है, लेकिन इनको दर्द कह रहे नहीं सही क्यों लिखवा रहे हो? मुसलमान के नहीं, मुसलमान नाम क्यों है? सलमान के नीचे सलमान क्यों लिखा हुआ है? कपीश के नीचे कपिला लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम झूठ को त्याग दो। नहीं, इसमें झूठ क्या है बताइए ना भाई। सांप्रदायिकता को त्याग दो। अरे हनुमान, अरे बताइए ना भाई, कम से कम नाम को देख के नाम से बताइए, नाम भी बदल रहे। अरे माँ बाप नाम लिखते हैं, बच्चे का नाम देते हैं ताकि नाम रोशन करे वो आगे जाके। कपिल श्रीवास्तव जी का नाम श्रीवास्तव इसलिए लगाया उन्होंने कि भाई आने वाले समय में समाज का, गांव का, शहर का, परिवार का नाम रोशन करेगा। ये कहते हैं नहीं नहीं नाम बदलो, ये तो सांप्रदायिकता हो गई। कोई सांप्रदायिकता नहीं है भाई। अपने नाम का कुछ परिणाम तो दे दो, असहायों के प्रति अपना त्याग करो, झूठ को त्याग दो।
त्याग करो। क्या त्याग? मैं अपना नाम क्यों त्याग करूं भाई? मैं तो नहीं करना चाहता। आपको इतना ही शौक है नाम बदलने का, आप बदल लो। आपको सरनेम बदलने का नाम का जो शौक है आप बदल लो। आपको अपना नाम बुरा लगता है बदल लो। कपीश की जगह कपिला कर लो। मैं तो शिवम ही रखूंगा भाई, मुझे नहीं बदलना बिल्कुल भी, और किसी को नहीं बदलना चाहिए। हर आदमी को अपने नाम पर गौरव होना चाहिए। माँ बाप का दिया हुआ नाम होता है भाई, परिवार का दिया हुआ नाम होता है। इस नाम के लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी लड़ाई लड़ी है, कह रहे हैं कि नहीं नहीं नाम तो नहीं, नाम तो सांप्रदायिकता है भाई। चरितार्थ करो महाराज, उल्टा शीर्षासन लगा लिए हो। मैं कह रहा हूँ अपने नाम को चरितार्थ करो। बेरोजगारी नाम चरितार्थ कर रहा हूं भाई, मेरा नाम शिवम त्यागी है, त्याग ही है मेरे अंदर, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। नाम से इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए किसी को भाई। जिसका जो नाम है वही रखे, इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं, और आईपीसी की धारा के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस भी है नाम बदलना, डिसीट है, धोखेबाजी है ये नाम बदलना। हिंदू मुसलमान में राशिद जी, अच्छा नहीं 10 सेकंड, नहीं 10 सेकंड। कल तक जो है ये ब्राह्मण, ये पंडित, ये ठाकुर, ये बनिया और ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये दलित, ये वाल्मीकि, जब सबको पकड़ कर जब जाति का नाम पूछ रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जातिवाद फैलाओ रोजाना, लेकिन हमने ओरिजिनल नाम पूछ लिया तो बुरा मान के बताइए। राशिद जी से लोग कह रहे हैं कि भाई भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जरा मुझे एक बात बताइएगा कि धंधा करना नाम छुपाकर, क्या ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? धंधा करना, मैं देश का नाम, व्यवसाय करना, कारोबार करना, कोई भी काम करना अपना नाम छुपाकर, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? यहाँ पे 10 मुहर्रम होता है हमारे पास, यहाँ पे मौलाना राशिद से पूछा था, मौलाना विवेक कैसे चिल्लाने लग गए? अरे भाई मौलाना विवेक जी बोलेगा, पहले राशिद जी को बोले। ये मौलाना राशिद का सवाल था, मौलाना विवेक चिल्लाना शुरू कर दिए। पता नहीं एक सेकंड विवेक जी बोलेगा पहले हाँ राशिद जी। लिख के लगा तुम्हारे वोट पे नाम तुम्हारा, ये कितनी गलत बात है सर, कितनी। मुझे एक बात बताइएगा राशिद जी, मेरा 10 सेकंड। जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर कई मुस्लिमों के भी हैं, कई हिंदू जाते हैं सर वहां खाने के लिए, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। लेकिन अगर एक पवित्र महीना चल रहा है जहां पर कई बातों का ख्याल रखा जाता है, अगर यह कह दिया गया कि अपना नाम बता दो तो क्या दिक्कत है? पाबंदी तो नहीं है कि आपसे खरीदना नहीं है, यह आदेश है क्या किसी के पास कि आपको उससे खरीदना नहीं है? पवित्र है ये बता दीजिए। अरे कौन सा महीना पवित्र है ये बताइए। पवित्र नहीं है आपके लिए, तो केवल रमजान का ही पवित्र है जिसमें आप कहते हैं कि हिंदुओं से मत खरीदना। देखिए प्रत्युष जी, यहाँ मैं एक सत्य आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूँ। इस्लाम के अंदर बिल्कुल इजाजत नहीं है कि किसी प्रकार से ईमान वालों का धर्म है, लेकिन शुरू से आजादी से देख लो, यूसुफ खान जो थे दिलीप कुमार के नाम से आए, मीना कुमारी, विवेक जी ठीक है, मीना कुमारी। एक सेकंड विवेक जी, हाँ बोलिए विवेक जी बोलिए मौलाना विवेक बोलिए। कोई बात नहीं, यू कैन कॉल मी मौलाना, नो प्रॉब्लम। आपको पंडित बोलने में दिक्कत है, पंडित बोलने में दिक्कत है, हिंदू बोलने में दिक्कत है, आपने सत्य स्वीकार कर लिया, यही राजनीति है। आपको कल आने वाले स्थिति में बाकी चीजें विवेक जी हाँ बोलिए। वो जैसे नोट पे लिखा होता है आई हेयर बाय डिक्लेयर, तो डिक्लेयर कर लिया है, आप इनके नाम के नीचे मौलाना विवेक लिख सकता है जी आधिकारिक तौर पर। वो कह रहे मुझे दिक्कत नहीं है। प्रश्नों को सुनिए जी बोलिए विवेक जी, एक सेकंड बोलने दीजिए, समय कम है, एक सेकंड विवेक जी को बोले दीजिए। ठीक है विवेक जी, धूप के खाने में दिक्कत है, विक्रमादित्य जी धूप के खाने में दिक्कत है, धूप के खाने में, थूका हुआ खाने में दिक्कत है, थूक के चाटने में, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, थूक के चाटने में दिक्कत नहीं है ना, स्वीकार कर लो। बस वो भी बता दो ना कि जिसके लिए सारा बवाल हुआ है, थूक कर और बाकी चीजें कर बदतमीजी कर पसीना लगाकर, मैं शब्द उच्चारण नहीं करना चाहता हूँ। एक सेकंड विवेक जी को बोले दीजिए, एक सेकंड विक्रमादित्य जी, हाँ विवेक जी, राशिद जी विवेक जी कुछ, राशिद जी विवेक श्रीवास्तव बोले। दूसरी बात, अब आप मेरे कुछ प्रश्न है आचार्य जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपसे पूछ रहा हूं एक हिंदू धर्मगुरु के रूप में। आप अपनी हर डिबेट में कहते हैं जातिवाद बुरी चीज है, आप कहते हैं ना, आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आपसे मैं एग्री भी करता हूं। लेकिन हमारे देश में आप ये भी मानेंगे कि सैकड़ों साल से जातियों के आधार पर
डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। किसने ऐसा किया? रहा है इस देश कहां में, जब किया? हम अपनी पहचान दिखाते हैं। कहां किया? ये आपने डाला। जाति हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वाल्मीकि की हम पूजा करते हैं, तमाम तौर से ऋषि पाराशर की बात सुन लीजिए, समझ सुन लीजिए, हमारे यहाँ कहीं नहीं किया। आप लोगों ने, कम्युनिस्टों ने इस देश में ऐसे इतिहास को लिखने का दुस्साहस किया कि जिसके द्वारा ऐसी विडंबनाएं उपस्थित की गई। हमारे यहाँ तो हर रोज कुम्हार से लेकर नाई तक से लेकर हर एक की व्यवस्था हमारी संस्कृति में की गई है। नाई से हम बाल कटवाते हैं और तो और कुम्हार के बर्तन जितने खाना खाया जा सकता, कहीं कोई परित्याग नहीं किया गया। लेकिन आपने जो इस देश का इतिहास लिखा, उसमें जबरदस्ती हिंदुस्तान की संस्कृति को धुआंधार करने की बात की, आक्षेपित करने का प्रयास किया। क्योंकि आपको मौलाना लिखने में दिक्कत नहीं है। आज आपने स्वीकार ही कर लिया, आज आपने स्वीकार कर लिया, तो मुझे समझ में आता है कि आप यही चाहते हैं। जैसे कल दीपक सूद ने कहा, वो कौन सा सूद है कि जिसने कहा कि भैया थूका हुआ खाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस भारतीय संस्कृति का जितना अपमान किया था, जितना आपने इतिहास बदल दिया, जो आप कम्युनिस्ट लेवल में लोग रहे इस देश के अंदर, सबसे बड़ा बुरा हाल उन्होंने किया। आप कह रहे हैं जातीय समस्या ही नहीं रही। जातीय समस्या बनाई किसने? आप लोगों ने बनाई भाई, आप लोगों ने। शिवम त्यागी, क्या अपने सहयोगियों की बात बीजेपी सुनेगी? क्या इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा? मैं मानता हूं कि शिवम त्यागी इस बात का जवाब देने के लिए बहुत ही छोटा सा एंटिटी है, एक प्रवक्ता है। प्रवक्ता होने के नाते मैं उस अथॉरिटी में, उस सिचुएशन में, उस जगह में हुई नहीं कि निर्णय माना जाए या नहीं, लेकिन इतना तय है। लेकिन पुनर्विचार की गुंजाइश है। लेकिन मैं इतना मानता हूं जरूर कि कहीं ना कहीं एनडीए है, मजबूत है, एक साथ है, मतभिन्नता है और किसी भी एक परिवार में मतभिन्नता होती है, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं फिर से एक बार, हमारे धर्म में, देश में, हमारे गांव में, शहर में, जिले में हमारे माँ बाप ने हमें नाम सिर्फ दिया ही इसलिए है ताकि हम उसको रोशन करें। अपने नाम से किसी को शर्मिंदगी होनी नहीं चाहिए, अपने सरनेम से किसी को शर्मिंदगी होनी नहीं चाहिए। और जो लोग कल तक जाति करते थे, आज धर्म के नाम पर रोना शुरू कर दिए, बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।